ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नजरिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नजर में इससे बच्चा दो चीजें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग ही तो है, एम्पैथी ही तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एक और रस करुण एवं कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगमी शाश्वती समा, एक संस्कृति पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते। मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब
विचार और अनुभव और दुनिया, ज़रूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ, और मुझे अल्फा बनने की ज़रूरत ज़्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोर और लेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं। वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सके, ऐसा माहौल आप बना सके, और उनके साथ दिन में 10 मिनट, आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें। हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अब नई जनरेशन्स में इमोशंस का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे, और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ऐसे बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं।